हेलो एवरीवन। तो भाई हम जा रहे हैं आज घूमने नेहरू तारा मंडल। आज हम फ्री थे तो हमने सोचा घूम लिया जाए। हम जा रहे हैं नेहरू तारा मंडल। नेहरू तारा मंडल 3 मूर्ति भवन में वह जगह है जहां जाकर ब्रह्मांड, तारों, सितारों और खगोलीय घटनाओं से जुड़ी जिज्ञासा को आप शांत कर सकते हैं। हम पहुंच चुके हैं नेहरू तारा मंडल पर। नेहरू तारा मंडल के मेन गेट पे यहाँ से हमने टिकट लिया। पहला शो शुरू हो चुका था, दूसरा शो शुरू होने में काफ़ी टाइम था, इसलिए हम पास ही में इसके बने हुए इस किले टाइप जो भी ये बना हुआ है, हम यहाँ पर चले गए घूमने। टाइम काफ़ी था हमारे पास। इसकी दीवारें मजबूत बनी हुई हैं। सुना है पहले राजा महाराजा यहाँ ऊंचाई पर चढ़कर अपने शिकार को दूर से ही देख लिया करते थे तथा उसका शिकार किया करते थे। चारों तरफ मजबूत दीवारें हैं, लोहे के पाइप लगे हुए हैं। भारत के अन्य शहरों के तारामंडलों की अपेक्षा इस तारामंडल के पास बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, तो भी वह लोगों को इस खगोलीय दुनिया की झलक दिखाता है। वह लोगों को इस रहस्यमयी दुनिया की बहुत ही अच्छी झलक दिखाता है। नेहरू तारामंडल की कल्पना एवं योजना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। वे चाहती थी कि बच्चों में ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू का साइंस और बच्चों में काफ़ी रुझान था। यह देखते हुए इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि उन्हीं के नाम पर कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों और साइंस दोनों को लाभ हो। इस तरह नेहरू तारामंडल अस्तित्व में आया। तारामंडल जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के पैसे से बनाया गया था, पर आज इसे नेहरू मेमोरियल एंड लाइब्रेरी चलाती है। तारामंडल बनाने की शुरुआत 1982 में हुई थी। हम अंदर पहुंच चुके हैं, ये देखिए। और इसे सन 1984 में इसका पहला प्रोग्राम शुरू कर दिया गया था। इसका उद्घाटन खुद इंदिरा गांधी जी ने किया था। पहले शो का नाम आवर कॉस्मिक हेरिटेज। इस शो में ब्रह्मांड के बनने के बारे में अब तक मान्य सिद्धांत बिग बैंग के जरिए ग्रहों, उपग्रहों और आकाशगंगा के अस्तित्व में आने की कहानी बताई गई है। तारामंडल के पहले डायरेक्टर कर्नल सिंह थे, उसके बाद निरुपमा राघवन आई और आज इसकी डायरेक्टर डॉक्टर एन रत्नाश्री है। नेहरू तारामंडल का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। प्रवेश शुल्क 100 रुपये बड़ों का और बच्चों का 70 रुपये, स्कूली छात्रों का 50 रुपये शुल्क है। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है। 400 वर्ष पहले गणित और खगोल विज्ञान के एक मध्यम आयु के प्रतिभाशाली प्राध्यापक ने अपने हाथों से बनाए दूरबीन से पहली बार आसमान की ओर देखा। रात के उस आसमान को देखकर सभी लोगों की तरह गैलीलियो गैलीली ने भी आश्चर्य जताया। उन्हें लगा शायद उन्हें चांद तारों का और बेहतरीन नजारा होगा। कुछ ही समय पहले जहाजों जैसी दूर की चीजों को नजदीक से देखने के लिए दूरदर्शक यंत्रों का आविष्कार किया गया था। गैलीलियो ने एक ज्यादा शक्तिशाली दूरदर्शक यंत्र बनाया और उसे ऊपर की ओर घुमाया। क्या वो दूरबीन उन्हें विश्व की वो चीजें दिखा पाई जो खाली आंखें नहीं देख पाती? गैलीलियो पहले मनुष्य थे जिन्होंने चांद पर होने वाले पहाड़ों और गड्ढों को देखा। उनसे पहले लोगों का मानना था कि चांद एकदम सपाट है, पर गैलीलियो के दूरबीन ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि उसकी सतह पृथ्वी की सतह जैसी है। जब उन्होंने अपनी दूरबीन बृहस्पति ग्रह की ओर घुमाई
तो उसके चारों ओर 4 छोटे तारों को देखकर वो हैरान हो गए। पहले उन्हें किसी ने नहीं देखा था। दूसरी रात तारों ने जगह बदल दी थी। फिर उन्होंने निष्कर्ष निकाला, जो सही था, कि वो तारे दरअसल बृहस्पति के आसपास चक्कर लगाने वाले चांद थे। लोग हमेशा आसमान में दिखने वाली उस रहस्यमय चमकीली रेखा को, उसका फीका सफेद रंग देखकर आश्चर्य जताते हैं, जिसे हम आकाशगंगा कहते हैं। वो क्या था? क्या गैलीलियो शायद ये ढूंढ निकाल सका? वो अनगिनत तारों से बनाया गया था, जो इतने फीके थे कि दूरबीन के बिना उन्हें देखना मुश्किल था। गैलीलियो को यह एहसास हुआ कि वो सूरज थे, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह, पर काफी दूरी पर थे। आज हमने विशाल दूरबीनों की रचना की है, जिससे हम गैलीलियो की दूरबीन से कई ज्यादा प्रतिशत दूरी पर देख सकते हैं। ये फोटो हमारे सबसे बेहतरीन दूरबीन से लिया गया है, पर यह पृथ्वी नहीं है। ये अंतराल है, जहां बादल, प्रदूषण या वातावरण दृश्य में बाधा नहीं डालता। यह है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे हमने विश्व की कई विस्मयकारक चीजों को देखा है। हमारे तंत्र ज्ञान की सहायता से हम गैलीलियो से ज्यादा चीजें जान सकते हैं, लेकिन कुछ महान सवाल रह ही जाते हैं कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, वो कितना बड़ा है, कितने तारे हैं आसमान में, विश्व का भविष्य क्या होगा। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि उन्होंने इनमें से कुछ सवालों को हल कर दिया है, पर कुछ अब भी बाकी है। ये विश्व सभी रहस्यों में से सबसे महान रहस्य है, और जैसे जैसे हम उसके राज खोलते जाएंगे, वैसे नए आविष्कार सामने आ जाएंगे। कोई भावी वैज्ञानिक ये काम निश्चित करेगा, जो शायद आज ये शो देख रहा हो। आज के विज्ञान का अनुमान है कि विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। आज तक मिली जानकारी के अनुसार जो भी चीजें अस्तित्व में हैं, उन सभी को ये समेट लेता है। अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाशगंगाओं तक, हर जगह, हर चीज में है ये विश्व। एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है ये। मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं, अपने पूर्वजों की कल्पनाओं को विस्तृत रूप देकर। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपरनिकस और इटली के गैलीलियो। विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी, और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ।
जो भयंकर तप्त और बढ़ते हुए आकार का था, जो बाद में धीरे धीरे ठंडा हो गया। जब उसका जन्म हुआ तब वहां सिर्फ ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ही था। उस ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा का रूपांतर हुआ भौतिक पदार्थों में। प्रारंभिक भौतिक पदार्थों में से जन्म हुआ मूल तत्वों का। पहली 30 मिनटों में ही हाइड्रोजन और हीलियम का निर्माण हुआ। बाद में जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मिति हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहां वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखरकर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। जीवन के लिए आवश्यक मूल तत्वों का निर्माण इन विशाल तारों के आंतरिक भाग में हुआ। जब उनका विस्फोट हुआ तब ये मूल तत्व आंतरतारकीय अवकाश की कड़ी शीतलता में फेंके गए। इन सुपरनोवा के विस्फोटों ने दूसरी पीढ़ी के तारों के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की। जब तक विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई, तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। तारों की कई पीढ़ियों ने एक के बाद एक जन्म लिया। जीवन के लिए आवश्यक कार्बन, ऑक्सीजन और लोह जैसे मूल तत्वों की निर्मिति की गई। अंततः उनका नाश हुआ। जैसे जैसे विश्व लाख वर्षों में आकारमान में बढ़ता गया, वैसे वैसे वो पतला और विरल और ज्यादा ठंडा होता चला गया। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व के अनगिनत आकाशगंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाशगंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ। मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। हमारा सूरज मध्यम आयु का तारा है। उसकी आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ।
एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकले कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी। वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शिला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष की सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाश गंगाओं तक, हर जगह हर चीज में है ये विश्व। एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है ये मानवीय इतिहास। अब हम आ गए हैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में। हनुमान मंदिर नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में महाभारत कालीन श्री हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर उपस्थित हनुमान जी शंभु है। बालचंद्र अंकित शिखर वालाई है। मंदिर आस्था का महान प्रतीक है। यहाँ पर बाल रूप में हनुमान जी की मूर्ति है। कथित तौर पर इसे मूल रूप से सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1542 से 1605 ईस्वी में महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1540 से 1614 द्वारा बनाया गया था। इसका पुनर्निर्माण महाराजा जयसिंह द्वारा 1724 में किया गया था। लगभग उसी समय जब जंतर मंतर का निर्माण हुआ। इस मंदिर में प्रवेश बाबा खड़ग सिंह मार्ग के माध्यम से होता है। मंदिर की ऊंचाई 108 फीट बताई जाती है। दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। सुना जाता है कि यहाँ जो कुछ भी मांगा जाता है उनकी जो भी इच्छाएं होती हैं वो पूरी होती हैं।
अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा बंगला साहिब। यह गुरुद्वारा मूलतः एक बंगला था जो जयपुर के महाराजा जय सिंह का था। सिखों के 8वें गुरु हरकिशन सिंह यहाँ अपने दिल्ली प्रवास के दौरान रहे थे, मतलब यहाँ कर ठहरे थे। उस समय चेचक और हैजा की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। गुरु महाराज ने उन बीमारियों के मरीजों को अपने आवास से जल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई थी और बाद में वे सब ठीक भी हो गए थे। गुरुद्वारा बंगला साहिब दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण गुरुद्वारों में से एक है। यह अपने स्वर्ण गुंबद शिखर से एकदम से ही पहचान में आ जाता है। यह नई दिल्ली के बाबा खड़क सिंह मार्ग पर गोल मार्केट नई दिल्ली के निकट स्थित है। यह गुरुद्वारा अंदर से बहुत ही सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ये सिखों का एक धार्मिक स्थान है। देश विदेश से जगह जगह से यहाँ पर यात्रीगण आते हैं। ये अमृत तालाब बना हुआ है अंदर। फिर हम इसमें चारों तरफ घूमे और फिर अपने घर को चल दिए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय।